हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। टू द पॉइंट आते हैं कि आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं आदिपुरुष के वीएफएक्स का। सिर्फ वीएफएक्स के बारे में बात करेंगे, क्या अच्छा हो सकता था, क्या अच्छा किया गया है, या फिर इन्होंने जो इतना टाइम लिया है उसमें चेंजेस क्या करे हैं। डायलॉग्स के बारे में बात नहीं करेंगे, सेंटीमेंट्स आपके हर्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, वो सबका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। इस वीडियो में सिर्फ वीएफएक्स के बारे में बात होगी। सो स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ के ऊपर, और मैं कोशिश करूँगा कि हर बंदे को ये चीज़ समझ आए। आप इस फील्ड से हैं या फिर इस फील्ड से नहीं भी हैं, तब भी आपको क्लियरली समझ आएगा कि वीएफएक्स होता क्या है और इस मूवी में वीएफएक्स का कैसे यूज़ किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे कि मुझे इस मूवी की वीएफएक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें अच्छी लगी हैं। पहली चीज़ एनवायरनमेंट मॉडलिंग। सीरियसली एनवायरनमेंट मॉडलिंग मुझे इस मूवी की बहुत अच्छी लगी है। एनवायरनमेंट मॉडलिंग होती क्या है? एनवायरनमेंट्स आपको समझ आ रहा होगा कि सराउंडिंग्स, आपने बाहुबली देखी है तो उसमें जो उसका महल है या फिर झरने हैं, पहाड़ हैं, जितनी भी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं वो एक 3D एनवायरनमेंट मॉडल है। और 3D एनवायरनमेंट मॉडल इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी एक सीन को फेक दिखाना हो तो उसके लिए 3D मॉडल्स को क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे सिनेमा 4D, माया या फिर ब्लेंडर। इनसे ये सीन्स क्रिएट होते हैं 3D में। बाद में कैरेक्टर्स को ग्रीन स्क्रीन पर शूट करके इस मॉडल में कंपोजिट कर दिया जाता है। सो जो एनवायरनमेंट मॉडलिंग इस मूवी में दिखाई गई है, चाहे वो जंगल हो या फिर वो जगहें हो जहाँ पे राम जी को घूमते दिखाया गया है वनवास के ड्यूरेशन में, या महल हो या रावण की लंका हो। रावण की लंका हालांकि ब्लैक कलर की दिखाई हुई है, उसको ब्लैक कलर का नहीं दिखाना चाहिए था, रावण की लंका सोने की थी, तो इसको भी कुछ प्लेटिंग करके या फिर कुछ टेक्सचरिंग करके उसको सोने की दिखाना चाहिए था। बट मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एनवायरनमेंट मॉडलिंग बहुत अच्छी लगी। अगली चीज लाइटिंग। अब लाइटिंग वीएफएक्स में बहुत बड़ा रोल निभाती है। कैसे? जब भी हम कोई भी एक सीन को क्रिएट करते हैं, लाइक हमने एक रात का सीन क्रिएट करा और हमने एक चीज़ दिखाई कि सामने से हमारे मुंह पे कोई लाइट आ रही है, तो जब हम किसी एक कैरेक्टर को शूट करेंगे उस मॉडल पे लगाने के लिए या फिर उस मॉडल पे कंपोजिट करने के लिए, तो हम उस मॉडल के ऊपर सेम उस कलर की लाइट मारेंगे ताकि जब हम उसको कंपोजिट करें या फिर उसको हम सीन के साथ ब्लेंड करें ले जाके, तब वो लाइट उस सीन में भी दिखे और सीन ओरिजिनल लगे। सो इस केस में भी जो आपको रात के कंक्लूजन में फाइट्स दिखाई गई हैं या फिर मूवी की क्लाइमैक्स में फाइट दिखाई गई है, लाइटिंग दिखाई गई है, जंगल में लाइटिंग दिखाई गई है, या फिर जो सीन के साथ लाइट को ब्लेंड करा गया है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा किया गया है। जहाँ तक जिस पोटेंशियल से किया जा सकता था, कहीं भी सीन फेक नहीं लगता, कहीं भी सीन ऐसा नहीं लगता कि लाइट आउट ऑफ द फोकस हो रही है या फिर लाइट एक आर्टिफिशियल लगाई गई है। सारी लाइटें फोकस करके अच्छे से सीन में ब्लेंड करने के लिए यूज़ की गई है। आपने 3-4 बार कंपोजिटिंग वर्ड सुना अभी। सो कंपोजिटिंग भी मुझे इस मूवी की काफ़ी अच्छी लगी है। नाउ कंपोजिटिंग क्या होता है? कंपोजिटिंग होता है कि हमने कोई भी एक सीन बनाया, XYZ सीन क्रिएट करा। लेट सपोज कि हमने बाहुबली का एक महल क्रिएट करा 3D में। अब उस 3D महल के साथ हम अपने कैरेक्टर को लगाना चाहते हैं। सो उस कैरेक्टर को लगाने के लिए हमें क्या करके किया जाएगा कि बाहुबली को पहले शूट किया जाएगा ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, बाद में उस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव किया जाएगा। फिर ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा बाहुबली बच जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर उस बाहुबली को हम उठा के उस 3D सीन्स के साथ लगाएंगे। जब हम उस 3D सीन में उसको लगाएंगे किसी भी एक सॉफ्टवेयर की मदद से बेसिकली, तो उस टर्म को या फिर उस प्रोसेस को कंपोजिटिंग कहते हैं। इस मूवी में भी आपने देखा होगा कि जितने भी सीन्स है, राम जी वो जंगल में घूम रहे हैं या फिर राम जी लड़ने गए हैं रावण से, या फिर जंगलों में कुछ भी सीन शूट किया गया है, या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो पानी के ऊपर शूट की गई हैं, फाइट का सीन शूट किया गया है, उसमें कंपोजिटिंग बहुत अच्छी की गई है। जितने भी सीन्स थे जहाँ शूट किए गए होंगे ग्रीन स्क्रीन से, एक बेटर लाइटिंग के साथ उसको उठा के जो प्लेस किया गया है वो बहुत क्लियरली आपको दिखता है कि एक ओरिजिनल सीन लगता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मूवी में अच्छी की जा सकती थी, तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है कैरेक्टर एनिमेशन का। अब कैरेक्टर एनिमेशन क्या होता है? मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जो 3D में बनाए हैं, जैसे वो जंगलों में वानर सेना दिखाई गई है, सुग्रीव को 3D में दिखाया गया है, एक मॉडल यूज़ किया गया है, या फिर कोई चीज़ें गिर रही हैं या फिर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मैनुअली एनिमेट की गई हैं, वो सारी चीज़ें कैरेक्टर एनिमेशन में आती हैं। कैरेक्टर को एनिमेट करना या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना, वो इस मूवी में बहुत फेक दिखाया गया है। आपने देखा होगा जब भी कोई एक कैरेक्टर मूव करता है किसी भी सीन में, लाइक आपने 3D मूवीज़ देखी हैं तो उसमें कुछ भी सीन मूव करते हैं तो बहुत स्मूथली मूव होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से मूव होते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट कौन से मूव होते हैं। तो मैनुअली एनिमेशन करते टाइम इन सारे पार्ट्स को हमें मूव किया जाता है। बस इस मूवी में आपने देखा होगा कि जब भी कोई वानर सेना या फिर सुग्रीव ऊपर से जंप करता है नीचे, तो एक जर्क आता है जहाँ पे आपको क्लियरली लगता है कि यार बहुत फेक सीन लग रहा है।
कि जंप करते वक्त जैसे ही कोई जंप करता है तो डायरेक्ट जंप करते ही जमीन से हम स्टक नहीं हो जाते, हमारी बॉडी 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए हल्का सा वापस पंप करती है, जो कि फिजिक्स कहती है कि जब हम किसी भी चीज़ पे जंप करते हैं या फिर किसी चीज़ को एक्शन करते हैं तो उसका एक रिएक्शन आता है। तो जंप करते वक्त जितनी भी चीज़ें हमें वापस मोशन में दिखाई देती हैं वो इतनी क्लियर नज़र आ जाती हैं कि कैरेक्टर एनिमेशन अच्छी नहीं करी गई है। सो पहली चीज़ की कैरेक्टर एनिमेशन इस मूवी का बहुत बेकार किया गया है, जो क्लियरली नज़र आता है कि एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट चीज़ टेक्सचर। अब टेक्सचर क्या होता है, जब भी हम किसी भी 3D मॉडल को बना लेते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर टेक्सचरिंग करी जाती है। लाइक अगर मैं अपना एक 3D मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर में क्रिएट करता हूँ तो मेरी स्किन कैसे दिखती है, मेरे हाथ कैसे दिखते हैं, मेरे हाथ पे चोट है या फिर मेरे हाथ पे कहाँ मैं काला हूँ या फिर कहाँ गोरा हूँ, इस सब चीज़ों को करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे टेक्सचरिंग कहते हैं। टेक्सचरिंग नॉर्मल वर्ड भी है जो किसी भी चीज़ में यूज़ किया जाता है। सो इस मूवी में आप जितने भी एनिमल्स देखते हो, जितने भी वानर सेना देखते हो, तो उनके ऊपर जो टेक्सचरिंग करी गई है, या उनके बाल हों, उनके चेहरे हों, या फिर कुछ भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो इतनी साफ नहीं है। सारे टेक्सचर आपको अलग से लगते हैं कि हाँ कुछ फेक सा लग रहा है यार, कुछ ओरिजिनल नहीं है। प्लेनेट ऑफ द एप्स के आपने जितने भी एप्स देखे हैं उनकी टेक्सचरिंग अगर आप देखेंगे तो उनके ऊपर के बाल या फिर उनके फेस पे कट, जब खून निकलता है या फिर आग वगैरह लगती है, उनके ऊपर कुछ ऐसे इफेक्ट आता है तो वो क्लियरली दिखता है कि हाँ ओरिजिनल लग रहा है देखने में। तो वो सारा रोल क्रिएट करते हैं टेक्सचरिंग का। तो टेक्सचरिंग भी इस मूवी की बहुत बुरी करी गई है। अगली चीज़ कलर ग्रेडिंग। अब कलर ग्रेडिंग किसी भी एक मूवी में बहुत बड़ा रोल निभाती है। हम जैसी वीडियो को शूट करते हैं या फिर जैसी किसी मूवी को शूट करते हैं उसको ओरिजिनली वैसा प्रेजेंट नहीं कर देते हैं, उसमें एक ड्रामेटिक लुक देने के लिए हमें कलर ग्रेड किया जाता है। लाइक अगर हम कोई एक ऐसा सीन दिखा रहे हैं, सैड सीन है, तो उसमें मूड के हिसाब से एक सैड ग्रेडिंग करी जाती है, सैड कलर ग्रेडिंग करी जाती है। शाम का टाइम है तो ऑरेंज कलर की कलर ग्रेडिंग करी जाती है। सो आप इस मूवी को देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके कुछ हाफ पार्ट तक इस मूवी की कलर ग्रेडिंग सेम है। सेम वो एक ऑरेंज टाइप का आपको लुक आएगा जिसमें एक सेपिया लुक दिखाने की कोशिश करी गई है। और उसके बाद का जितना भी लड़ाई वाला सीन है या फिर लास्ट का सीन दिखाया गया है क्लाइमैक्स का, वो सारा सीन एक अंधेरे में शूट किया गया है। या फिर आप कह सकते हैं उसमें कलर ग्रेड इतना अच्छा नहीं किया गया है कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ कि अंधेरा कहाँ है या फिर उजाला कहाँ है। सो कलर ग्रेडिंग भी एक मेरे हिसाब से बहुत बुरी करी गई इस मूवी की, या फिर और अच्छी हो सकती थी। लास्ट पार्ट एनिमेशन। एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी एक CGI मूवी एनिमेटेड को बनाने के लिए यूज़ किए जाने वाले सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जिसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इस मूवी की एनिमेशन मुझे इतनी बुरी लगी कि आप इजीली पता लगा सकते हैं कि क्या चीज़ नकली है या फिर क्या चीज़ मैन्युअली एनिमेट की जाती है। एनिमेशन बेसिकली होता ही है कि हम किसी भी चीज़ को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हैं तो उसको एनिमेशन कहते हैं। लाइक मैंने ये कुर्सी उठाई और इसको लेके वहाँ तक गया, तो मैं एक कैरेक्टर को एनिमेट करूँगा कि मैंने इसको उठाया और वहाँ तक लेके गया हूँ। सो इसको ले जाने का जो प्रोसेस है वो एक स्मूथ एनिमेट होना चाहिए कंप्यूटर में। लाइक मैं उठाऊंगा तो मेरा जोर लगेगा या फिर मेरे फेस पे एक्सप्रेशन आएगा कि मैंने कोई एक भारी चीज़ उठाई है, फिर उसको उठा के मैं वहाँ तक जब रखूंगा फिर मेरे फेस पे एक्सप्रेशन आएगा कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी है। तो इन सारे प्रोसेस में एनिमेशन यूज़ होती है, कीज़ की मदद से कीज़ लगाई जाती है। अगर आप इस फील्ड से नहीं है तो इतना डीप मत जाओ। सो इस मूवी में एनिमेशन क्लियर दिखती है यार कि कितना फेक किया गया है या फिर कितना बेमन से किया गया है। मूवी 600 करोड़ का बजट कहाँ जस्टिफाई करती है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कौन इसके आर्टिस्ट थे। रेट्रोफिल्स की जितने भी डायरेक्शन करी गई है, VFX सुपरवाइजर्स थे, वो कहाँ सो रहे थे जब इस मूवी को फाइनलाइज किया जाना होगा कि एनिमेट कैसे किया गया है, कलर ग्रेड कैसे किया गया है। तो एनिमेशन के टाइम पे जब आप देखते होंगे कोई पत्थर गिर रहे हैं, सुग्रीव की लड़ाई के टाइम पे कुछ पत्थर गिर रहे थे, वो जब पत्थर गिर रहे थे क्लियरली आपको नजर आ रहा था कि वो पत्थर बहुत स्लो पर से आ रहे हैं। जबकि एनिमेशन ये कहती है कि फिजिक्स ये कहता है कि कोई पत्थर जितना भारी है उतने ही स्पीड से नीचे आएगा। छोटे पत्थर बड़े पत्थर सब एक ही स्पीड से नीचे आ रहे थे। तो एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मूवी बहुत बेकार लगी। सो होप आपको समझ आया होगा ये सारे कुछ पॉइंट्स से जो आदिपुरुष के VFX को जस्टिफाई करते थे कि क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ बुरी हैं। आप खुद से दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें आप नोटिस कर लेना। अगर आप मूवी को दोबारा देखोगे कहीं पर भी तो आपको समझ आएगा कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो लिटरली हुई हैं मूवी में, ये सारी चीज़ें अच्छी हो सकती थी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक स्टे ट्यून्ड।